अस्सलामुअलैकुम। बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूं शाहज़ेब अहमद। मैं हूं महक असलाम। बुलेटिन का आगाज करेंगे अच्छी खबर के साथ। कोरोना से बचाव की वैक्सीन का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। विफाकी वजीर असद उमर के मुताबिक वैक्सीन चीनी कंपनी की जानिब से तैयार की गई है। 7 ममालिक के 40,000 अफराद इस ट्रायल में हिस्सा होंगे। 8 से 10,000 पाकिस्तानी इस ट्रायल में हिस्सा लेंगे। असद उमर ने ट्वीट में ये लिखा है कि वैक्सीन के इब्तदाई नताइज 4 से 6 माह में आने का इम्कान है। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि इससे सेहत के इदारों की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। वैक्सीन ट्रायल्स का पहला और दूसरा मरहला चीन में हुआ था। फेज 3 के ट्रायल्स का इनेकाद पाकिस्तान में किया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज है। जब हम ऐसे ट्रायल में इस तरह के एक साइंसी मरहले में घुसते हैं और अपना हिस्सा डालते हैं तो हमारे सिस्टम में बेहतरी आती है, हमारी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है आइंदा के ट्रायल्स करने के लिए और नई वैक्सीन्स और दीगर बीमारियों के ट्रायल्स और वैक्सीन्स और उनमें रिसर्च में शामिल होने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम मौका है और ये एक पब्लिक गुड का इनिशिएटिव है जिसमें सबको बेनिफिट होने का चांस है। तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ हमारी टीम को जिसने इस ट्रायल को यहाँ तक लेके आए, जो हमारे कोलैबोरेटिंग पार्टनर्स हैं, और ज़ाहिर है पाकिस्तानी अवाम को कि ये एक ऐसा अहम कदम है जिसमें अब पाकिस्तान भी शामिल हो रहा है। NIH के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेजर आमिर इकराम कहते हैं कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल चीन के ताउन से शुरू किया गया है। इस्लामाबाद में न्यूज़ ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है पाकिस्तान तेजी से इस इंडस्ट्री में पेशरफ्त करे। ये अरबों की सनत है, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है। ये हमारे लिए एक एजाज़ है कि हम फर्स्ट एवर फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल फॉर अ वैक्सीन जो हम लॉन्च किया है। ये एक ऐसी रिसर्च है जो पूरी दुनिया में हर वक्त जारी रहती है और पाकिस्तान अब टाइम आ गया है कि हम तेज़ी से इस फील्ड को, क्योंकि इट्स $1 बिलियन इंडस्ट्री और हमने इससे डेफिनेटली जितना फ़ायदा उठाना है। कमोबेश 7 जो इस वक्त वैक्सीन है वो अपने फ़ेज़ 3 ट्रायल में चल रही हैं, जिसमें से 3 चाइना की हैं। पहले इसके प्री क्लिनिकल फ़ेज़ होते हैं जो जानवरों पे की जाती है, जो चाइना में इस साल के शुरू में हुई। उसमें इसके इट वाज सेफ़ एंड इम्यूनोजेनिक। उसके बाद इसका फ़ेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल होता है जो अगेन चाइना में कन्वर्ट किया गया और उसके भी रिज़ल्ट्स अच्छे आए। फ़ेज़ 2 ट्रायल करीबन 508 लोगों पे किया गया और वो एक बड़ा ट्रायल तस्वर किया जाता है और उसमें भी जब अच्छे इसके असरात नज़र आए। इसकी टेक्नोलॉजी सिमिलर है जो कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका जो आप बहुत नाम सुन रहे हैं, सिवाय इसके कि वहाँ चिंपैंजी का वायरस इस्तेमाल किया गया डीनो वेक्टर और इसमें ह्यूमन वेक्टर इस्तेमाल किया गया, लेकिन ये टोटली क्वालिटी एश्योर्ड है। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने लाड़काना में मुख्तलिफ सरकारी कॉलेजेस और स्कूलों का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर तालीम सिंध का कहना था कि कुछ वालिदैन ने 6-7 माह से निजी स्कूलों को फ़ीस अदा नहीं की है। अब एक साथ फ़ीसें अदा करना मुश्किल है। कोशिश कर रहे हैं कि वालिदैन को रिलीफ फराहम करें। उनका मज़ीद क्या कहना था आपको दिखाते हैं। हमने पेरेंट्स को रिलीफ देने के लिए 20% जो है वो रिलीफ अनाउंस की थी कि उसमें कमी की जाए फ़ीसों में, और सिंध हाई कोर्ट ने 2 मरतबा हमारे उस फैसले पर स्टे ऑर्डर जारी किया। बाद में वो स्टे ख़त्म भी हुआ, लेकिन उसमें हमें थोड़ी सी इन्फोर्समेंट में मुश्किल पेश आई थी। फिर जब हमने कोविड के हवाले से एक कानून बनाया, उस कानून में भी ये लिखा था कि 20% की रियायत जो है वो स्कूल तालीमी इदारे जो है वो बच्चों को देंगे। तो वो मिलती रही है, जहाँ जहाँ नहीं हुआ, जिसकी शिकायत आती रही, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते रहे। लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ वालिदैन ने फ़ीसेस बिल्कुल नहीं दी 6 महीने तक या 7 महीने तक। अब उनसे अगर स्कूल मालिकान एक साथ यकमुश्त मांगेंगे कि 6 महीने 7 महीने की फ़ीस हमें दे दो, तो वो थोड़ा सा अक्सर लोगों के लिए अदा करना मुश्किल है। तो उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इनसे बात करें प्राइवेट स्कूल से, और जिन पेरेंट्स ने 6-7 महीने की फ़ीस नहीं दी हैं उनको कोई आसान तरीक़ेकार दिया जाए, उनको कोई इंस्टॉलमेंट्स कर दी जाएँ ताकि वो आसानी से फ़ीस अदा कर सकें, और जो 20% की रियायत है वो भी देना शुरू करें। जबकि वज़ीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा शहराम खान तरकई ने दूसरे मरहले में तालीमी इदारे खोलने का ऐलान कर दिया है। अपने ट्वीट पैगाम में उन्होंने लिखा है कि शेड्यूल के मुताबिक स्कूल खोलने का फैसला NCOC इजलास में किया गया। कल से सूबे भर में 6ठी से 8वीं जमात की क्लासेस का आगाज़ हो जाएगा। कोरोना SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद कराया जाएगा, जबकि तलबा के मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास ने एक भी कोरोना केस आने पर तालीमी इदारा बंद करने का ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि तालीमी इदारों में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। अगर कोरोना केसेस में इजाफा हुआ तो स्कूल बंद भी कर सकते हैं। बड़ी सरप्राइजिंग बात बताऊं, जो कल का स्केड्यूल है बिल्कुल उसको उसी तरह फॉलो किया जाएगा।
कल इंशाल्लाह ताला 6 through 8 खोली जाएगी। सिंध ने किस बेसिस पे किया है ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ। आप ज़रा उनके नंबर्स भी देख लें जो आ रहे हैं कोविड के। आप ये भी देख लें कि उन्होंने क्यों ये फैसला किया है, ये सबकी समझ से बाहर कि वो अलग क्यों एक चीज़ करना चाह रहे हैं, किसी को नहीं पता। अगर आप उनके टेस्टिंग रिजल्ट्स देखें और उनके केसेस देखें, सब चीज़ें, उनको भी बाकी मुल्क की तरह कल स्कूल 6 through 8 खोल देने चाहिए। और अपोजिशन की APC के बाद वज़ीर आज़म और सिपहसालार की पहली बैठक, मुल्क की मजमूई सलामती की सूरत हाल पर बातचीत की गई। LOC पर भारतीय जारियत भी मौजू रही। दुश्मन की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने का आज़म भी दोहराया गया। इस्लामाबाद से अब्बास शबीर की रिपोर्ट देखिए। अपोजिशन की APC के बाद आर्मी चीफ और वजीर आजम की पहली बैठक। मुलाकात में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और विफाकी काबीना के बाज अरकान भी मौजूद थे। बड़ी मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय इश्तियाल अंगेजियों पर भी बात, दुश्मन की जारहियत से निपटने से मुताल्लिक उमूर का जायजा लिया गया। सियासी व अस्करी क़यादत मुल्की सलामती के लिए हम आवाज, दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने और मुल्की दिफा यकीनी बनाने के भरपूर अज़्म का इयादा किया गया। जबकि वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने आर्मी चीफ से पार्लिमानी रहनुमाओं की मुलाकात की तफसील बता दी है। समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए बताया कि आर्मी चीफ ने वाज़ेह अंदाज में कहा कि अस्करी क़यादत का सियासी मामलात से कोई ताल्लुक नहीं है और हमें किसी मसले में ना घसीटा जाए। उनका मजीद क्या कहना था, ये आपको दिखाते हैं। शेख साहब, आप फरमाइएगा, जो पार्लिमानी लीडर्स में से कौन कौन मौजूद था उस खाने के अंदर? सारे ही पार्लिमानी लीडर्स हैं नदीम भाई। बिलावल था, शहबाज था, सराजुल हक साहब थे। चीफ ने कहा कि हमें कोई जरूरत नहीं है आपकी सियासत में आने की। आप कहते हैं तो हम आते हैं, आप कहते हैं तो हम, आप लड़ते झगड़ते हैं तो इलेक्शन, आप हमें कहें, हम ना आपके इलेक्शन के पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े होंगे ना अंदर खड़े होंगे। आप जाने और आपका काम जाने। हमें किसी मसले में ना घसीटा जाए, ना हमें बुलाया जाए। उन्होंने कहा जी नैब का नाम सरबराह हमने किया, ना हमने इलेक्शन कमीशन लगाया, ये आप ही लोग लगाते हैं और फिर आप ही लोग गिले शिकवे करते हैं। तो इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है। आप जाने और ये लोग जाने, हमें किसी फासले में आप ना घसीटें। हमारा कोई अस्करी क़यादत का कोई तल्लुक नहीं है किसी किस्म के सियासी मामलात में। एहतसाब अदालत ने LNG स्कैंडल में शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर मुलजमान को ज़िमनी रेफरेंस की नकुल फराहम करने का हुक्म दे दिया। 2 गैर मुल्की मुलजमान को दोबारा तलबी के नोटिस जारी। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी करप्शन स्कैंडल में एहसन इकबाल के खिलाफ रेफरेंस दायर नहीं किया जा सका। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। 2 सीगे रहनुमाओं की एक दिन में एहतसाब अदालत पेशी। शाहिद खाकान अब्बासी और उनके बेटे अब्दुल्ला की LNG ज़िमनी रेफरेंस में हाजिरी। एहसन इकबाल नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस में अदालत आए। जज आजम खान ने LNG स्कैंडल के मुल्जमान को ज़िमनी रेफरेंस की कॉपी फराहम करने का हुक्म दे दिया। गैर मुल्की मुल्जमान फिलिप नॉटम और शनाज सादिक को दोबारा तलबी के नोटिस जारी। मुसलसल गैर हाजिरी पर अदालत ने आइंदा समाअत पर वारंट जारी करने का इंदिया दे दिया। पेशी के बाद शाहिद खाकान अब्बासी नैब और हुकूमत पर बरस पड़े। जिस मुल्क में हुकूमत झूठे मुकदमे बनाने शुरू कर दे, आला अदलिया की ना सुनी जाए, वो मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जहाँ पर सैकड़ों अरब की करप्शन चीनी में हो चुकी है, आटे में हो चुकी है, ये नैब को नजर नहीं आती कि नैब झूठे मुकदमे बनाने में मसरूफ है। जज मोहम्मद बशीर के छुट्टी पर होने के बाद नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस की कार्रवाई आगे न बढ़ सकी। नए प्रोसिक्यूटर के मुताबिक रेफरेंस आखिरी मरहले में है, जल्द दायर करेंगे। एहसन इकबाल कहते हैं, दौरान हिरासत नैब से कहा था मेरे साथ प्री बार्गेन करो वरना मजाक बनेगा। नैब गर्दी की वजह से पाकिस्तान का इंतजामी ढांचा मफलूज हो गया है। दर्जनों सरकारी अफसरों को बुला कर डराया धमकाया जाता है। इमरान अहमद नियाजी का एजेंडा फकत इंतकाम और हसद है। दोनों केसेस की समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। और अब बात करते हैं सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस की, जिसकी समाअत आज होगी। जिंदा जलाए गए 259 अफराद के लवाहिकीन 8 साल से इंसाफ के मुंतजर हैं। 11 सितंबर 2012 को बल्दिया टाउन की फैक्ट्री में आग भड़क उठी थी। इब्तदाई तौर पर वाक़े को शॉर्ट सर्किट का नतीजा करार दिया गया था, लेकिन बाद में ज्वाइंट इंटेरोगेशन टीम ने भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि आग लगी नहीं बल्कि भत्ता ना देने पर लगाई गई। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने फैसला 2 सितंबर को महफूज किया था। केस में कब कब क्या मोड़ आया, आइए देखते हैं। 8 साल 170 समातें। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुल्की तारीख का अहम मुकदमा अंजाम को पहुंचा। केस की शुरुआत से अंजाम तक कई अहम मोड़ आए। 11 सितंबर
2012 250 खानदानों पर कयामत टूटी। 12 सितंबर 2012 फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया। 14 सितंबर 2012 फैक्ट्री मालिकान अब्दुल अजीज भाईला, अरशद भाईला और राशिद भाईला ने सिंध हाई कोर्ट से जमानत हासिल की। अवामी दबाव बढ़ा तो सिंध हुकूमत ने 12 सितंबर को सिंध हाई कोर्ट के साबिक जज जाहिद कुर्बान की सरबराही में तहकीकाती ट्रिब्यूनल कायम कर दिया। तहकीकाती ट्रिब्यूनल ने वाक़े को शॉर्ट सर्किट का नतीजा करार दिया, मगर भांडा उस वक्त फूटा जब MQM कारकुन रिजवान कुरैशी के खिलाफ तफ्तीशी रिपोर्ट अदालत में जमा की गई। 7 फरवरी 2015 को पेश की गई रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ कि बल्दिया फैक्ट्री में आग लगी नहीं थी बल्कि लगाई गई थी। और 23 फरवरी 2016 को DIG सुल्तान ख्वाजा की सरबराही में GIT ने भी यही रिपोर्ट दी और मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल करने की भी सिफारिश कर दी गई। 11 मार्च 2017 को मुकदमा इंसदादे दहशतगर्दी अदालत मुंतकिल कर दिया गया। 19 सितंबर 2019 मुकदमे में अहम मोड़ आता है। फैक्ट्री मालिक अरशद भाईला ने वीडियो लिंक के जरिए अपना बयान रिकॉर्ड कराया और 21 नवंबर 2019 इस्तिगासा की जानिब से शवाहिद मुकम्मल हो गए। अदालत ने 400 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए। 3 फरवरी 2020 को फ्रीकैन के वकला के हतमी दलाइल का आगाज हुआ और 2 सितंबर को दलाइल मुकम्मल होने पर यह फैसला महफूज किया गया। 8 साल पहले साहने बल्दिया में जो क़यामत गुजरी उससे जुड़े कुछ अहम इंकशाफात भी सामने आए। फैक्ट्री मालिकान और मुल्ज़मान समेत तफ्तीशी हुकाम ने कौन कौन से अहम राज अफशा किए, बता रहे हैं इरफानुल हक। आग तेजी से फैल चुकी थी, हर तरफ चीखो पुकार, आहो बका। मुसलसल राब्ते के बावजूद फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। फैक्ट्री मुलाजिम मजीद ने खुद ही दौड़ लगाई। फायर ब्रिगेड तो ले आया मगर 1.5 घंटा गुजर चुका था और 250 इंसान जलकर खाक हो चुके थे। भत्ता ना देने की इतनी बड़ी सजा कि 259 जिंदगियों का खात्मा। सितम बालाए सितम ये कि MQM कारकुनों ने फैक्ट्री मालिकान को मजदूरों की नमाज जनाजा से धक्के देकर निकाल दिया। अरशद भाईला ने 19 सितंबर 2019 को वीडियो लिंक के जरिए बहुत से राजों से पर्दा उठाया। इंकशाफ किया गया कि मुलाजिम जुबैर चरिया ने फैक्ट्री में MQM का असर और रसूख बढ़ा दिया था। पूरी फैक्ट्री MQM कारकुनों के कंट्रोल में आ चुकी थी। बल्दिया सेक्टर की माली सपोर्ट के लिए फैक्ट्री से लाखों मालियत का वेस्टेज फरियाल बेग नामी शख्स ले जाता था। महाना लाखों रुपए भत्ता जाने लगा। लालच बढ़ती गई और फिर जून 2012 में सेक्टर इंचार्ज माजिद बेग ने करोड़ों रुपए भत्ते का मुतालबा कर दिया। यहीं से बात बिगड़ी। अब्दुल रहमान भोला समेत MQM तंजीमी कमेटी के इंचार्ज हम्माद सिद्दीकी के भी नाम सामने आए। हद तो ये कि मुतासरीन की 6 करोड़ रुपए के लगभग मुआवजे की रकम तक हड़प कर ली गई। CPLC के साबिक सरबरा अहमद चनाए के जरिए गवर्नर हाउस से पैगाम भेजा गया कि MQM के प्लेटफॉर्म से मुतासरीन को मुआवजा दिया जाए तो मामला ठीक हो जाएंगे। फैक्ट्री मालिकान पर मुसलसल दबाव डाला जाता रहा कि भत्ते का जिक्र न किया जाए। धमकियां भी दी गईं और बिलाखिर फैक्ट्री मालिकान को जान बचाने के लिए मुल्क छोड़ना पड़ा। इरफानुल हक, समा, कराची। खबरों का सिलसिला जारी है, अभी शामिल करेंगे एक ब्रेक। आप हमारे साथ रहिएगा। आपको अहम खबर दें, अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ के वारंट की तामीली रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी गई है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे सुहेल रशीद ने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल, क्या लिखा है इस रिपोर्ट में? जी देखिए, वारंट गिरफ्तारी के नाकाबिले जमानत जो अरसाल किए गए थे बरतानिया लंदन में, उनके पते पर बरतानिया में मौजूद पाकिस्तानी हाई कमीशन ने ये वारंट भिजवाए थे, जिनको वसूल किया है हसन नवाज, उनके जो बेटे हैं नवाज शरीफ के, उनकी जानिब से इन्हें वसूल किया गया है। उनके दस्तखत हैं सिर्फ इसके ऊपर कि मैंने ये वसूल कर लिया, और उसकी जो तामीली रिपोर्ट है वो वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी है। 15 सितंबर को ये नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे अल अजीजिया और एवनफील्ड
ठीक, अच्छा ये बताएगा कि केस का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ठीक, सुहेल से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि अल अजीज़ी और एवन फील्ड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ के वारंट की तामीली रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई है। तो आपको बताएं कि नवाज शरीफ के वारंट लंदन में हसन नवाज ने वसूल किए हैं। तामीली रिपोर्ट में ये लिखा है। सुहेल से हमारा राबता दोबारा से बहाल हुआ है। सुहेल बताएगा अगला मरहला क्या होगा इस केस में, क्या लग रहा है आपको? जी देखें, आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में यही अहम समाअत होनी है। अब से कुछ देर बाद तामीरी रिपोर्ट जो है वो वफाकी हुकूमत की देखकर उसके बाद अदालत ही ये फैसला करेगी। ताहम जो सारा ये अमल शुरू किया गया था वो नवाज शरीफ की हाजिरी यकीनी बनाने की गर्ज से किया गया था, तो उसमें अगला जो मरहला है उसमें उनके जो बजरिया इश्तिहार तलबी भी हो सकती है, क्योंकि अदालत की जानिब से ये कहा गया था कि उनका जो हाजिरी यकीनी बनाने के लिए जो एक पूरा कानूनी प्रोसेस है उसको मुकम्मल किया जाएगा। और उसमें होता यही है कि पहले नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाते हैं, तब भी अगर मुल्ज़िम कोई पेश ना हो तो उसके बाद इश्तिहार जारी किया जाता है और 30 दिन का वक्त दिया जाता है कि 30 दिन के अंदर आपको बजरिया इश्तिहार मसला किया जाता है कि आप अदालत में पेश हों और अपने केस का सामना करें। ठीक, सुहेल आप अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। अब आपको बताएं कि सिंध में टिड्डी दल के खात्मे के लिए स्प्रे मुहिम के दौरान नाकिसे हिकमत अमली का इंकशाफ हुआ है। महकमा ज़राअत सिंध की लापरवाही के बायस स्प्रे के दौरान 6 मुलाजमीन ने जान दे दी। मजीद जानेंगे नुमाइंदा खसूसी मंसूर मुगैरी से। जी मंसूर, बताइएगा ये मुलाजमीन कैसे इंतकाल कर गए, क्या वजूहात सामने आ रही हैं? देखिए, पहले जब मुलाजमीन फोत हो गए तो इस बात को छुपाया गया और जैसे उनके फैमिली की तरफ से प्रेशर बढ़ गया तो महकमा ज़राअत ने एक समरी मूव किया वज़ीर आला सिंध को, जिसमें कहा गया है कि टिड्डी दल के खात्मे के लिए जो स्प्रे मुहिम किया गया जिसमें 6 मुलाजमीन ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। इन मुलाजमीन जिनकी जान की कुर्बानी गई है तो इनको शहीद करार देकर 3 मिलियन मतलब 30 लाख फी शहीद के वर्षा को दिए जाएं। तो मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि टिड्डी दल के मामले पर सिंध हुकूमत के महकमा ज़राअत ने पहले 32 करोड़ रुपए लिए, कोई स्प्रे नहीं हुआ, पैसे ऐश में उड़ा दिए गए। उसके बाद 28 करोड़ रुपए लिए गए, उन पर सख्त प्रेशर था कि हवाई जहाज लें, जो स्प्रे वाला जहाज लेकर उसके बजाय डबल केबिन गाड़ियां ली गई और उसके जरिए गलत हिकमत अमली बनाई गई, नाकस हिकमत अमली बनाई गई, जिसके बाद से बिल्कुल मंसूर, महकमा ज़राअत सिंध की ये लापरवाही है कि 6 मुलाजमीन जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं। बहुत शुक्रिया तफसील के लिए। कराची में गटर के ढक्कन गायब होने लगे। यूनिवर्सिटी रोड, गुलशन इकबाल, फेडरल बी एरिया समेत कई इलाकों और सड़कों पर मौजूद गटरों के ढक्कन ही गायब कर दिए गए। मामला क्या है जानेंगे सलमान अहमद से। सलमान, कौन ढक्कन गायब कर रहा है? देखिए, शहर में बारिशों के बाद से जो सीवरेज का निज़ाम है उसका वैसे ही बुरा हाल है। उस पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों का हमने दौरा किया है जहाँ से गटरों के ढक्कन जो है वो गायब कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से हादसात रोज़ का मामूल बन चुके हैं। सिविल सेंटर जहाँ पर जो सरकारी मुलाजिमीन आते हैं, अफसरान आते हैं, वहाँ पर फुटपाथों पर जो गटर के ढक्कन हैं वो गायब हैं। कई फीट गहरे वो गटर हैं जिसमें अगर कोई गिरे, बच्चा या कोई भी उसमें गुजरने वाला गिरे तो वो हादसे का सबब बन सकता है। यहाँ पर जो मकीन है उनसे हम बात करते हैं, वो क्या बताएंगे। रात में यहाँ से लोग गुजरते हैं, बाइक वाले, मेरा खुद 2-3 दफ़ा रिक्शा जो है ना वो इसमें टायर गिर चुका है। जी, आपने मकीन की बात सुनी और गटरों की अगर मैं आपको बात बताऊं तो इस तरह की झाड़ियाँ, इस तरह की जो है वो टहनियाँ वो गटरों में डाल दी गई हैं जो कि मकीन है उनकी वजह से, ताकि हादसात का शिकार ना हो लोग। तो जो इलाका मकीन है और जो शहरी हैं उनका यही मुतालबा है कि जो गटरों के ढक्कन जो गायब होने का सिलसिला शुरू हुआ है इसको फिलफौर बंद कराया जाए और इंतज़ामिया जागे और जो गटर के ढक्कन है उनको फिलफौर बंद किया जाए ताकि शहरी हादसात का शिकार ना हो सकें। जी सलमान, आपका बेहद शुक्रिया। कुत्ते मरे भी ना और शहरी महफूज भी रहें। पंजाब में पहली मर्तबा आवारा कुत्तों को मारने के बजाय एक मुनफरिद तरीका इख्तियार किया जा रहा है। वो तरीका क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आवारा कुत्तों को मारना नहीं बल्कि इन्हें मुआशरे के लिए बेज़रर बनाना है। पंजाब हुकूमत ने NGOs के ताउन से पहली मर्तबा आवारा कुत्तों के लिए मंसूबा शुरू कर दिया। इनके तौलीदी अज़ा हमने निकाल देने ताकि इसकी पॉपुलेशन कंट्रोल हो, जो कि सदियों से किसी ने इसके ऊपर सोचा नहीं है कि एक बिच जो है वो अगर 8 से 10 बच्चे देती है तो हम कितने मार लेंगे।
बैनुल-अक़वामी तरीक़ाकार TVNR के तहत सड़कों से कुत्तों को पकड़कर उनकी वैक्सीनेशन की जा रही है, जिससे कुत्ते और शहरी रेबीज की बीमारी से महफूज रहते हैं। कुत्तों की तादाद बढ़ने से रोकने के लिए उनकी नसबंदी के बाद टैग लगाकर छोड़ दिया जाता है। उनको न्यूटर और स्प्रे करके 3 दिन पोस्ट केयर में रखने के बाद उनको रिलीज कर देंगे सड़कों पे। पायलट प्रोजेक्ट का आगाज शाहदरा से किया गया, जिसका दायरा कार तहसील और जिले सतह पर बढ़ाया जाएगा। हाइकिंग का शौक तो बहुत से लोगों को होता है, लेकिन ये हर किसी के बस की बात नहीं। ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने के लिए बड़ा दमखम चाहिए। इस्लामाबाद से वहाब कामरान की रिपोर्ट देखिए। मारगला हिल्स के दामन में छुपे मनमोहने मनाजिर, सरसब्ज दरख्तों के दरमियान से गुजरती पगडंडियां, इस हुस्न का नजारा करने रोजाना सैकड़ों मर्दो खवातीन ट्रेल्स का रुख करते हैं। खेल शुरू होते ही लग पता जाता है कि पहाड़ सर करना इतना भी आसान नहीं। अनाड़ी तो अनाड़ी, कई मंझे खिलाड़ी भी गिरते पड़ते मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। काफी अच्छे बाद आ रहे हैं, डेफिनेटली थकन फील होगी। कोशिश तो है मुनाल तक जाएं, लेकिन यह है कि मुश्किल है, ज़रा लग तो मुश्किल ही रहा है। थकन इसलिए हो रही है क्योंकि हमने कभी उससे वॉक नहीं की उससे पहले, इसलिए आज पहली दफा काफी थकन महसूस कर रहे हैं। थक गए तो थोड़ा सस्ता लिया, प्यास लगी तो पानी पी लिया, फिर भी बात ना बनी तो शहरियों ने सहूलियात की अनोखी फरमाइश कर डाली। रास्ता थोड़ा डिफिकल्ट है, तो हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि थोड़ा रास्ते को रिपेयर करें, इसको थोड़ा फर्श मर्श लगाएं, कोई लिफ्ट लगा दे और अच्छा है। मुश्किलात के बावजूद ट्रेल्स पर सयाहों की टोलियां बताती हैं कि मारगला का हुस्न कितनी कशिश रखता है। हाइकर्स कहते हैं थकन अपनी जगह, लेकिन मारगला हिल्स में हाइकिंग करना उनकी आदत बन चुकी है और वो इस आदत से मजबूर हैं। कैमरामैन अयाज अब्बासी के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। आर्ट्स काउंसिल में कराची थिएटर फेस्टिवल 2020 का आगाज 1 अक्टूबर से होगा। फेस्टिवल में 22 ड्रामे पेश किए जाएंगे। रेहान अहमद की रिपोर्ट में जानिए। आर्ट्स काउंसिल कराची में अब सजेगा कराची थिएटर फेस्टिवल 2020। मेला शुरू होगा 1 अक्टूबर 2020 से। सीनियर अदाकार पेश करेंगे अपना शाकार। मैंने तो अपना प्ले जो लिखा है वो अपनी समझ के मुताबिक लिखा, और उसके अलावा और भी प्लेज हैं मेरे पास लिखे हुए, और मैंने टेलीविज़न पे भी लिखे हैं प्लेज, और अल्लाह मालिक है, जो होगा वो होगा। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वो मजीद फेस्टिवल्स मुनक्किद करने का इरादा रखते हैं। ना मिसाइल हम बनाते हैं, ना एटम बम हम बनाते हैं, तो हमें तो यही काम आता है कि हम आर्टिस्टों को जमा करें, उनका काम लोगों को दिखाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एजाज फारूकी, तलत हुसैन, कुदसिया अकबर और मेसम नकवी भी मौजूद थे। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। और जहां गंद फैलाने वालों की कमी नहीं है, वहीं अब खूबसूरत शहर को बेदाग रखने वाले भी बहुत हैं। नौजवानों पर मुश्तमिल वेस्ट हीरोज इस्लामाबाद के पिकनिक पॉइंट्स को साफ करने निकल पड़े। ये लोग कौन हैं, बताएंगी अरहम खान अपनी रिपोर्ट में। खाया पिया लेकिन सफाई का कोई ख्याल नहीं किया। तफरीही मकामात पर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा लोगों की आदत बन चुकी है। कचरे से शहर बेमिसाल का हुस्न मानना पड़ जाए। इस्लामाबाद के मकामी रज़ाकारों ने सफाई की ठान ली, थैले उठाए और फैसल मस्जिद के वसी अहाते को साफ भी कर दिया। बाहर जो से जब लोग आते हैं तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जो सिटीजन है ना वो इरिस्पॉन्सिबल है और लेक ऑफ अवेयर हैं वो लोग। हुकूमत को भी चाहिए कि पिकनिक स्पॉट्स पर स्पेशली जो है ना फाइन इम्पोज करे। पाकीज़ा हवा ढूंढता हूँ सांस की खातिर, इस ज़ौक़े सफाई को तकल्लुफ नहीं कहते। हमारा फेंका हुआ कचरा उठाने ये रज़ाकार हर जगह तो नहीं पहुँच सकते, लिहाजा हमें खुद ही इनसे कुछ सीखना होगा, क्योंकि ये हम सबकी जिम्मेदारी है। कैमरामैन अवैस काजी के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। स्वात की तालिबा को अक़वाम मुत्तहिदा ने यंग लीडर मुंतखब कर लिया है। हदीका बशीर का इंतखाब प्रोग्राम बराए पायदार तरक्की के लिए किया गया। सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट। कम उम्री की शादी के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली 18 साला हदीका बशीर अब बनेंगी पाकिस्तान की आवाज। सैयद शरीफ से ताल्लुक़ रखने वाली ज़हीन तालिबा को अक़वाम मुत्तहिदा के प्रोग्राम पायदार तरक्की के अहदाफ के लिए मुंतखब कर लिया गया। 172 कंट्रीज से, जिनमें 17 यंग लीडर्स को सेलेक्ट किया गया। उनमें से मैं दूसरे नंबर पर हूं और पाकिस्तान की सबसे पहली लड़की हूं। हदीका बशीर मकबूजा कश्मीर के निहत्ते अवाम के लिए आवाज़ उठाने की ख्वाहिशमंद है। कश्मीर की उन नौजवानों की आवाज़ बनूंगी जिनसे उनके हुकूक छीने गए हैं। हदीका के वालिद को बेटी की कामयाबियों पर फख्र है। मैंने हमेशा इसे बेटे की तरह देखा है, समझा है,
और हमेशा इसे सपोर्ट किया है। ह्यूमैनिटेरियन इंटरनेशनल अवार्ड और एशियन गर्ल्स ह्यूमन राइट्स अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। होनहार तालिबा हदीका बशीर न सिर्फ पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की सफ़ीर बनेंगी बल्कि वो गुर्बत के खात्मे और ख़वातीन के मुआशी इस्तेहकाम के लिए भी पुरअज़म है। कैमरामैन फरजंद अली के साथ से फिल वक्त इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sma.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।